हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, क्लास 12th का। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है, ईंटें, मनके तथा अस्थियां। तो जो भी क्लास 12th में हैं, क्लास 12th में आपके पूरे हिस्ट्री में 12th चैप्टर हैं। 12th चैप्टर के सारे ही चैप्टर्स को हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे हम। और आपके क्लास 12th में जो भी MCQ आते हैं चैप्टर से, या शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, या 8 मार्क्स के जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, और जो मैप आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, कहाँ कहाँ से MCQ बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, मैप कहाँ से आते हैं, ये सारे ही मैं चैप्टर वाइज आपको बताती हुई जाऊंगी, जिससे आप अगर क्लास 12th में हैं, तैयारी कर रहे हैं, किसी भी बोर्ड से हैं जहां NCERT फॉलो होती है, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और जो CUET की तैयारी कर रहे हैं, जो भी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेज में जाने के लिए एंट्रेंस टेस्ट दिया जाता है, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने के लिए दिया जाए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए, या JNU जैसी यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए, आप जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देते हैं उसमें आपको CUET एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसमें NCERT ही आती हैं। तो अगर आपने NCERT की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ रखी होगी तो आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता के बारे में ये चैप्टर है। पूरा हड़प्पा सभ्यता पे चैप्टर है। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम आपको पता होना चाहिए। 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम माना जाता है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता क्या है ये? तो ये 2600 से लेके 1900 तक जो टाइम पीरियड रहा, वहाँ जब तो हड़प्पा सभ्यता जो विकसित हुई, वहाँ पे कैसे लोग रहते थे, कैसे घर बनाते थे, ठीक है, उन क्या रहने का तरीका था, व्यापार कहाँ से करते थे, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में ऑल ओवर हम पढ़ेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता ही क्यों पड़ा, इसे तो सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, क्यों पड़ा, ये हम सब इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं मैप दिखाना चाहूँगी आपको, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका मैप देख लो एक बार। ये है मैप, ये देखो यहाँ पे है हड़प्पा सभ्यता, ये है हड़प्पा। पहला जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, वहाँ पे पहला खोजा गया जो स्थल था उसका नाम हड़प्पा था, इसीलिए पूरी सिंधु घाटी सभ्यता को हमने हड़प्पा सभ्यता नाम दिया। इसमें कुछ और साइट्स भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोहनजोदड़ो हो गया, चन्नूतड़ो हो गया, धौलावीरा हो गया, लोथल हो गया, बालाकोट हो गया, राखीगढ़ी हो गया, बनावली हो गया, कालीबंगन हो गया। ये सारी हड़प्पा सभ्यता की और साइड हैं जहाँ से कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट मिला है, जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। यही आता है MCQ और पेपर में भी, लॉन्ग क्वेश्चन में भी, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट है मैंने सब हाईलाइट कर दिया है आपके लिए, ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। हड़प्पाई, यहाँ से पहले इसको देखो, ये है एक हड़प्पाई मोहर। हड़प्पाई मोहर क्या होता है? जो आपने स्टैम्प देखे होंगे, अभी जो स्टैम्प होते हैं वैसे ही हड़प्पाई मोहर थी हड़प्पा में। ये हड़प्पाई मोहर है। यहाँ पे लिपि में, हड़प्पाई लिपि में कुछ लिखा गया है इस पे। हड़प्पाई लिपि को आज तक कोई भी पढ़ नहीं सका। और यहाँ पे एक जानवर का चित्र उत्कीर्णित है। जो चित्र बना हुआ है ये क्या है, इसके बारे में भी हम आगे चैप्टर में बताते हैं, ये तो आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक हड़प्पाई मोहर है। अब इसमें जो हम यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे पूरा, ये हड़प्पाई मोहर के बारे में बताया हुआ है। फिर ये हड़प्पा के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी दी है, तो आपको मैं बताती जाऊंगी कहाँ पे क्या दिया हुआ है NCERT में, ताकि आपको लास्ट टाइम तक याद रहे और आप अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। तो इस लिपि के बारे में जो भी मैं यहाँ पे बताऊंगी वो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। जहाँ पे मैं बोलूँ इम्पोर्टेंट है या स्टार बनाऊँ, वहाँ पे आपको याद करते हुए जाना है। हड़प्पाई मोहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तु है। हड़प्पाई जो मोहर है ये विशिष्ट पुरावस्तु है हड़प्पाई, ठीक है। सेलखेड़ी नामक पत्थर से बनाई गई है। ये जो हड़प्पाई मोहर है किससे बनाई गई है? सेलखेड़ी नामक पत्थर से ये बनी हुई है। इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र उत्कीर्णित किए गए हैं। इम्पॉर्टेंट है अगेन, ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है। ये बातें आपको इम्पोर्टेंट
याद रखनी है कि एक विशिष्ट पुरावस्तु है, सेलखेड़ी नामक पत्थर से बनी है, इस पे जानवरों के चित्र उत्कीर्णित हैं और एक ऐसी लिपि लिखी गई है जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। यहाँ पे ये इतना इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट अब हम आते हैं नीचे। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुएं, जैसे उनके आवासों, मृद भांडों, आभूषणों, औजारों तथा मोहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत सारी जानकारी मिलती है। ठीक है, जो वहाँ के आवास हैं, मतलब रहने की जगह वहाँ की, उन्हें बोलते हैं आवास। मृद भांड मतलब बर्तन, ठीक है, और जो उनके आभूषण हैं, जो ज्वेलरीज वगैरह हैं, ठीक है, और जो औजार है जिनसे वो काटने का काम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, इन सब को देखने के बाद जो हमें ये पुरावस्तुएं मिली हैं, इनसे ही हम पता लगाते हैं हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमें मिलती है। और इसमें मोहरें भी आ जाती हैं, जो कि यह है, इससे भी हम जानकारी निकालते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है, ये था इम्पॉर्टेंट, आपको याद रखना है। अब हम नीचे चलते हैं। ये इसके बारे में और जो बुक के बारे में या इस चैप्टर की बेसिक बताया है, जैसे कि हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में जानेंगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें करे गए हैं। तो हम इम्पॉर्टेंट देखेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, और जो इम्पॉर्टेंट है मोस्ट, जहाँ से पेपर आता है या जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वही का मैं बताऊंगी, बाकी पूरी ही हम कवर करेंगे एनसीईआरटी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। यहाँ पे देखो, सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के विषय के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के लिए प्रयोग होते हैं। जो एक विशिष्ट शैली में, जैसे चाहे मृदभांड हो, चाहे मोहरें हों, चाहे मनके हों, एक विशिष्ट शैली में बनी हुई होती हैं, एक विशिष्ट जगह की विशिष्ट पुरावस्तुएं होती हैं, उन्हें ही एक संस्कृति का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, विशिष्ट पुरावस्तुओं में क्या क्या आती हैं? हड़प्पा सभ्यता की मोहरें आती हैं, मनके आते हैं, बाट आते हैं। बाट मतलब जो तौलने वगैरह के काम आते हैं, बाट। मनके का क्या मतलब है? यहाँ पे ज्वेलरी, जो माला होती है ना, ऐसे पहनते हैं, छोटे छोटे मोतियों से बनी होती हैं। मोहरें तो आपको ऊपर बताई दी। पत्थर के फलक, इन्हें पत्थर के फलक कहते हैं, पत्थर के बने हुए होते हैं। तो ये सारी जो वस्तुएं हैं, ये पुरावस्तुएं हैं हड़प्पा सभ्यता की, जिनके विषय में हम जानकारी प्राप्त करके हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये, और इनमें पकी हुई ईंटें भी शामिल हैं इन सारी चीज़ों के अलावा। ये वस्तुएं हमें कहाँ से मिली हैं? ये अफ़गानिस्तान से मिली हैं, जम्मू से मिली हैं, बलूचिस्तान से मिली हैं जो कि पाकिस्तान में है, गुजरात से भी मिली हैं। ठीक है, इनके बारे में हम आगे सेपरेट पढ़ेंगे कि किस जगह से क्या क्या चीज़ें हमें एक्चुअल में मिल रही हैं। ठीक है, यहाँ पे और जूम करती हूँ मैं। इसका काल निर्धारण लगभग 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक किया जाता है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल निर्धारण है वो 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक किया जाता है। ठीक है, अब जो सिंधु घाटी सभ्यता है या जो हड़प्पा सभ्यता है, इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, एक है विकसित हड़प्पा सभ्यता, और एक है परवर्ती हड़प्पा सभ्यता। तो ये जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता है, ये आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, जो विकसित हड़प्पा सभ्यता है, जिसके बारे में हम एक्चुअल में पढ़ेंगे, जो बीच की सभ्यता है, जहाँ पे मोहनजोदाड़ो जैसे जो बड़े बड़े, वहाँ पे बड़े बड़े जो घर बने, बड़ी बड़ी जगहें बनी, ब्यूटीफुल जगहें बनी, जहाँ पे हम देखते हैं पानी के लिए जल निकास प्रणाली बनाई गई। ये सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई, ये बीच में जो जब हुई तो उसको हमने विकसित हड़प्पा नाम दिया। उससे पहले भी एक सभ्यता अचानक तो नहीं बनती, उससे पहले जो सभ्यता के बनने की शुरुआत हुई उसे हम आरंभिक हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। बीच में जब बन के तैयार हो गई उसे हम विकसित हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और लास्ट में जो हड़प्पा सभ्यता को छोड़ा गया, ये जो हड़प्पा सभ्यता पतन की तरफ गई, ना रहने की तरफ गई, तो इसको हमने परवर्ती हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया। ठीक है, यही चीज़ इसमें बताई गई है। ठीक है,
इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृति अस्तित्व में थी। पहले की जो थी उसे आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, सबसे लास्ट में जो थी उसे परवर्ती हड़प्पा सभ्यता, और इन दोनों से अलग करने के लिए जिसके बारे में हम पढ़ते हैं उसे हम विकसित हड़प्पा सभ्यता या विकसित हड़प्पा संस्कृति नाम देते हैं। ठीक है, तो हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो विकसित हड़प्पा सभ्यता होगी। ठीक है, जहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी विकसित होगा। ठीक है, यहाँ से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे ये मैप आ जाता है सबसे इम्पोर्टेंट। अब मैप से भी पहले मैं इसके बारे में यहाँ पे बताती हूँ। ये जो बॉक्स में दे रखा है, आपने बहुत पहले जब आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी क्लास 11th में, तो आपने ईसा पूर्व सुना होगा और ईसवी सुना होगा। ठीक है, अगर आप भी अभी भी कन्फ्यूज़न है इसमें तो इसको आपको दूर कर लेना है कि ईसा पूर्व क्या होता है और ईसवी है। ये दोनों ही चीज़ें क्या है, ईसा पूर्व और ईसवी, ये दोनों टाइम पीरियड हैं। जो वर्ल्ड में टाइम पीरियड हिस्ट्री का माना जाता है वो है ये। मान लो जो ईसा मसीह का जन्म है वो 2000 साल में ईसा मसीह का जन्म हुआ। यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म मान लेते हैं, ईसा मसीह का जन्म, इन्हीं के जन्म से पहले और बाद के टाइम को हमने टाइम पीरियड में बांट दिया है। इनके जन्म से पहले के टाइम को ईसा पूर्व कहते हैं, बीसी कहते हैं, और इनके जन्म के बाद के टाइम को एडी कहते हैं या ईसवी कहते हैं। ठीक है, ईसवी हम ऐसे भी लिख देते हैं और ईसा पूर्व हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इतना आपको याद है, इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है। बाकी इनका टाइम पीरियड कैसे कैसे चेंज होता रहा है वो यहाँ पे बताया गया है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए बस यही जानना इम्पोर्टेंट है, जिससे आप डेट का पता लगाएं कि कौन सी ईसवी में आ रही है डेट और कौन सी ईसा पूर्व में आ रही है डेट। ठीक है, अब हम इस मैप पे आ जाते हैं। ये मैप भी इसमें दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता का मैप है। देखो मैंने यहाँ कहा था, शायद आपको मैप पहले भी दिखाया है, ये हड़प्पा है। बाकी इसके इम्पोर्टेंट जो बता दिए हैं मैंने कि इम्पोर्टेंट क्या क्या इसके और साइट्स हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये यहाँ पे इंडिया में फैला हुआ है, इंडिया के अलावा पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अलावा अफ़गानिस्तान में भी हड़प्पा सभ्यता ऐसे फैली हुई है। ठीक है, कुछ साइट्स हमें अफ़गानिस्तान में मिल जाते हैं, बाकी पाकिस्तान में मिल जाते हैं, और कुछ बहुत ज़्यादा हमें इंडिया में भी मिलते हैं। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। आरंभ यहाँ पे स्टार्ट किया गया है चैप्टर को, तो इन्होंने यहाँ पे ये बताया गया है कि जो विकसित हड़प्पा से पहले जो संस्कृति थी, आरंभिक जो हड़प्पा थी, वहाँ पे क्या कृषि भी होती थी, पशुपालन भी होता था, और शिल्पकारी, शिल्प मतलब बुनना, मनके बनाना, ये शंख बनाना, ये सब काम को हम शिल्पकारी कहते हैं, शिल्पकारी। तो कृषि होती थी, पशुपालन होता था, शिल्पकारी का काम होता था इन बस्तियों में। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी। जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता थी, विकसित हड़प्पा सभ्यता से पहले जो हड़प्पा सभ्यता थी, वहाँ पे बस्तियां बहुत छोटी छोटी पाई गई हैं। बड़े आकार की बस्तियां और संरचना ना के बराबर थी। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेत से पता चलता है कि स्थलों को त्याग भी दिया था। मतलब जो पुराने स्थल थे, आरंभिक हड़प्पा स्थल थे, उन कुछ स्थलों को त्याग भी दिया जा चुका था। निर्वाह के तरीके, अब हम विकसित हड़प्पा में लोग कैसे रहते थे। ठीक है, विकसित हड़प्पा में लोगों का खान पान कैसा था, वो लोग कैसे रहते थे वो देखेंगे हम। ठीक है, विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थलों पर पनपी जहां आरंभिक हड़प्पा संस्कृति पहले से ही अस्तित्व में थी। मतलब जो विकसित हम बोल रहे हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट जिसे हम पढ़ेंगे, वो वहीं पे पनपी जहां पे पहले वाली आरंभिक वाली हड़प्पा संस्कृति थी। ठीक है, इन संस्कृति में कई तत्व निर्वाह के तरीके शामिल हैं, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद मतलब उनसे भी जो प्राप्त होता है हमें पेड़ पौधे से, फल वगैरह, जानवरों जिनमें मछली भी शामिल है से प्राप्त भोजन करते थे। ये लोग मछली भी खाते थे, और पेड़ पौधे से जो इन्हें खाने पीने की चीज़ें मिलती थी उनका भी ये यूज़ करते थे। जले अनाज के दाने तथा बीज की खोज से पुरातत्व आहार संबंधी आदतों की जानकारी प्राप्त करते हैं। अब जो उस टाइम के कुछ अनाज के दाने जले हुए अभी जो पुरातत्वविदों को मिलेंगे, वो उनसे पता कर सकते हैं कि पहले के टाइम में
हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो एक्चुअल में क्या क्या खाना खाते थे, क्या क्या बीज जब मिलेंगे तो उससे वो पता चल सकता है कि क्या कौन कौन सी वो फसल उगाते थे। इससे हम पता लगा सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं, ठीक है। इसी से हमें पता चला है, जब जले हुए अनाज के दाने मिले हैं हमें, कभी किसी अनाज के, कभी कोई से अनाज के, तो हमने उससे पता लगाया कि हाँ, हड़प्पा सभ्यता के लोग ये इस टाइप का भोजन करते होंगे। इसका अध्ययन पूरा वनस्पतिज्ञ करते हैं, जो बीज, इन सारे बीजों का, जले हुए अनाज के दानों का पता लगाते हैं। फिर ये पता लगाते हैं उस टाइम पे हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या क्या फसल उगाते थे, उन्हें पूरा वनस्पतिज्ञ कहते हैं, ठीक है, जो पुरानी वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं, इसमें ही यहाँ पे के विशेषज्ञ होते हैं, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल शामिल है, ठीक है। यहाँ पे जो हमें अनाज मिले हैं उनमें ये चीज़ें शामिल हैं, गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना, ये सब यहाँ से हमें पाए गए हैं हड़प्पा सभ्यता के स्थल से। बाजरे के दाने गुजरात से प्राप्त हुए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर में MCQ में आता है कि बाजरे के दाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो गुजरात से प्राप्त हुए। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर की हड्डियाँ शामिल हैं। तो ये सारे जानवर थे जो वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता से हमें पाए गए हैं, ठीक है। पूरा प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। जो भेड़, बकरी, मवेशी, जो सूअर, भैंस, ये बकरी जो पाए गए हैं ना, ये सब पालतू जानवर थे। इसके अलावा इन्होंने कुछ जंगली प्रजातियों को भी पाला हुआ था, जैसे विरहा, ये सूअर को कहते थे, हिरण, घड़ियाल, ये सारे जानवर थे जो इन्होंने पालतू नहीं थे, जंगली थे, फिर भी इनके पास पाए गए हैं, ठीक है। फिर मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी इनमें शामिल हैं। इन पालतू जानवरों और जंगली जानवरों के अलावा वहाँ से हमें मछली और पक्षियों की हड्डियां भी प्राप्त हैं। ये सारा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको इसमें यही पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता की ये चीज़ कहाँ से मिली, हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन से जानवर थे जो पालतू थे, कौन से जानवर थे जो पालतू नहीं थे, जंगली जानवर थे, उसके अलावा क्या क्या चीज़ें पाई गई हैं, गुजरात से क्या मिला है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से अनाज पाए जाते हैं, तो यहाँ से ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बनेंगे, ठीक है। ये है आरंभिक हड़प्पा संस्कृति। आरंभिक हड़प्पा कहाँ कहाँ फैले थे तो वो बताए गए हैं। तो आरंभिक हड़प्पा कुछ इतनी ही जगह फैले थे, जैसे आमरी नाल हो गया, कोट दिज्जी हो गया, सिसवल हो गया, इन ही जगह पे सिर्फ आरंभिक हड़प्पा थी, बाकी जगहों पे नहीं थी आरंभिक हड़प्पा। फिर वो बाद में विकसित हड़प्पा में नए जैसे मोहनजोदड़ो, कोट दिज्जी, ठीक है, चन्नूदड़ो, ये बाद में आए हैं सारे, ठीक है, विकसित हड़प्पा में। अब हम विकसित हड़प्पा, इसका नहीं, हम विकसित हड़प्पा के बारे में ही पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे और पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हम इसमें कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार से कृषि करते थे और कृषि वो कैसे करते थे, ठीक है। यहाँ पे हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं। अब जब अनाज के दाने मिले हैं तो हम ये भी पता लगा सकते हैं कि वहाँ के लोग कृषि करते होंगे, जभी तो अनाज के दाने मिले हैं। मोहरों पर पाए गए, मोहरें जो होती हैं, मोहरें हमने पहले देखी, उस पर एक जानवर का चित्र पाया गया था। तो मोहरों पे जो रेखांकन मृमूर्तियाँ पाई गई हैं, जिससे हमें वृषभ के बारे में जानकारी मिलती है कि आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैल का प्रयोग होता था। मतलब हमने जो मोहर देखी उस पर एक जानवर बना था, ठीक है, उससे भी हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो कृषि करने के लिए किसी जानवर का यूज़ करते होंगे, जैसे बैल का यूज़ करते होंगे वो। तो इन्होंने उस बैल को क्या कहा है, वृषभ ये कहते थे, ठीक है। यहाँ पे हमें किसकी जानकारी मिलती है, वृषभ की जानकारी मिलती है कि वहाँ खेती के लिए बैल का यूज़ किया जाता होगा। चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली हरियाणा से मिट्टी के बने हल्के प्रतिरूप मिले हैं। मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप मिले हैं कि मिट्टी से बना हुआ मिला है हल्के प्रतिरूप, जैसे कि खिलौना टाइप का।
तो उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि हाँ यहाँ पे खेती होती होगी, जभी तो वो बना हुआ है। एक खिलौने भी कब बनते हैं, हमारी अभी वाली सोसाइटी में भी खिलौने जब बनते हैं, जब कोई रियल चीज़ होती है, उसी को तो ढाल के हम खिलौना भी बना देते हैं। वैसे ही जैसे साइकिल का खिलौना बना दिया या हल का खिलौना बना दिया, जब रियल में वो चीज़ है जभी तो उसका खिलौना बना रहे हैं। ऐसे ही इन्होंने जब हल के प्रतिरूप बनाए तो एक्चुअल में वो हल से क्या करते होंगे, कृषि करते होंगे। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हल के प्रतिरूप कहाँ से मिलते हैं, तो बनावली चोलिस्तान, बनावली हरियाणा से मिलते हैं। ठीक है, ये जगह याद रखनी है। जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध है। ठीक है, इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। जो हल की रेखाएं हैं, मतलब हल की जो लाइन है वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। ये ऐसे ये इसको बोलते हैं समकोण पर काटना। ठीक है, समकोण पर काटती है। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है यहाँ पे कुछ और फसल उगाई गई है, यहाँ पे कुछ और फसल उगा सकते हैं, यहाँ पे कुछ और फसल उगा सकते हैं। ठीक है, पानी का भी निकास आसानी से हो सकता है। अगर पानी यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी। तो ये जो पूरी पद्धति है, इस पद्धति को ग्रिड पद्धति नाम कहते हैं। ग्रिड पद्धति, ये पूरे जो ऐसे ये लोग समकोण पे लाइन खींच के घर बनाते हैं या खेत की जो लाइन बनाते हैं, इसे बोलते हैं ग्रिड पद्धति। ठीक है, समकोण पर काटते हुए विद्यमान है जो दर्शाते हैं एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। मतलब ऐसे करने का मतलब है, ग्रिड पद्धति में काटने का मतलब है कि एक साथ ये दो फसलें या तीन फसलें भी उगाते थे। ठीक है, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट था। आगे चलते हैं। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्र में थे, अर्धशुष्क थे जहाँ पे पानी की ज़रूरत थी। हमें कृषि के लिए और सिंचाई के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती थी, क्योंकि अर्ध शुष्क स्थल थे आधे से ज़्यादा हड़प्पा स्थल, मतलब हड़प्पा के क्षेत्र। अफगानिस्तान में शुर्तगोही नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। अगेन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, क्वेश्चन में 1 मार्क में पूछ लेते हैं कि नहरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो नहरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, शुर्तगोही से मिले हैं। हड़प्पा के शुर्तगोही से हमें नहरों के हड़प्पा के शुर्तगोही से हमें नहरों के अवशेष मिले हैं। ये MCQ में पूछते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं अब हम। एक सेकेंड, यहाँ पे इसके अतिरिक्त धौलावीरा गुजरात में जलाशय का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए, जल संचय के लिए किया जाता था। मतलब धौलावीरा भी एक साइट है हड़प्पा सभ्यता की, तो वहाँ पे हमें जलाशय मिले हैं। इन जलाशय का यूज़ किस लिए किया जाता था, कृषि के लिए। पानी को इकट्ठा पहले ही कर लेते थे, जैसे बारिश का पानी आएगा तो इसमें इकट्ठा हो जाएगा, फिर हम बाद में इसको यूज़ कर लेंगे कृषि के लिए। ठीक है, ऐसा ही जलाशय यहाँ पे दिया गया है, इसे दिखाती हूँ। ये रहा धौलावीरा से मिला जलाशय, ये रहा। पूरा फोटो नहीं दिख रहा, एक सेकंड। ये पूरा जलाशय है, धौलावीरा से मिला जलाशय। ये पूरा जलाशय है जो धौलावीरा से मिला है। इसमें देखो सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, पूरा सिस्टम अच्छे से इन्होंने बना रखा था उस टाइम पे। जभी तो हड़प्पा सभ्यता को इतना विकसित कहा गया, जो आज भी हम ऐसा नहीं बना सकते। आज भी हम जल निकास प्रणाली अपनी ऐसी नहीं है, हमारी जगह जगह पानी भर जाता है, लेकिन हमने कैसे बना रखा था पहले, हम कितना ज़्यादा आगे थे, ये हमें इस जलाशय को देख के ही पता चल जाता है। यहाँ पे हमने सिस्टम बना रखा था, कैसे नीचे उतरेंगे जलाशय में, कैसे बाहर जाएंगे, पानी कैसे पता लगाएंगे कि पानी कितना हो गया, कितना ज़्यादा है, कितना कम है, ये सब। तो ये कहाँ मिला है, धौलावीरा में जलाशय मिला है, जिसे कृषि के लिए संचय किया जाता था पानी। ये पुरावस्तुओं की पहचान कैसे की जाती थी, ये बॉक्स है जिसमें बेसिक सी नॉलेज दी है, ऐसे ही आप पढ़ लेना अगर आप पढ़ना चाहो इसको। यहाँ पे ये अवतल चक्कियों के बारे में बताया गया है। हड़प्पा से अवतल चक्कियाँ मिली हैं। आपके लिए बस इतना इम्पोर्टेंट है कि अवतल चक्कियाँ कहाँ से मिली हैं ये जानना। तो अवतल चक्कियाँ मोहनजोदड़ो से मिली हैं, इतना आपको याद रखना है इसमें बस। ठीक है, ये था। अब आगे चलते हैं, एक सेकेंड। आगे हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 8 मार्क्स में क्वेश्चन इसमें से एवरी ईयर आता ही आता है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। अगर आप बोर्ड्स में
इसको बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं तो इसको अच्छे से पढ़ना, मैं बता दूंगी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदाड़ो में जो शहरी केंद्र थे वो बहुत ज़्यादा विकसित थे, बहुत अच्छे से बनाया गया था। मोहनजोदाड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है शहरी केंद्र के रूप में। वस्तुओं को 2 भागों में विभाजित किया गया था, एक छोटी लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था, दूसरे को अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया था। एक सेकेंड, इसको मैं लिख के यहाँ पे आपको यहाँ पे समझाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको लिख के समझाऊंगी एक्चुअल में। एक सेकेंड, यहाँ पे इसलिए जो मोहनजोदड़ो है, मोहन इसे 2 भागों में बांटा गया था, ठीक है। एक था दुर्ग और एक था निचला शहर। यही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। बस्तियों को 2 भागों में विभाजित किया गया था, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था। ये जो दुर्ग था ये बहुत ज़्यादा, ये छोटा था लेकिन इसको ऊंचाई पर बनाया गया था, ठीक है। ये निचला था, नीचे बनाया गया था, और लेकिन ये कैसा था, ये बड़ा था, ठीक है, बड़ा था लेकिन ये निचला था, और ये दुर्ग पर बनाया गया था मगर ऊंचा था, ठीक है। यहाँ दुर्ग पर शाही लोग रहते थे, अच्छे खासे लोग रहते थे। इस चबूतरे पे बना हुआ था दुर्ग, और जो निचला शहर था इसमें आम लोग रहते थे, ठीक है। अभी हम एक स्नानागार की बात करेंगे, स्नानागार, एक सेकेंड, स्नानागार की बात करेंगे। वो भी कहाँ, दुर्ग से ही पाया गया है वो, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं इसी में, इसमें नहीं है, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, ठीक है। दुर्ग और निचला शहर नाम दिया गया, जो हमने शुरू में देख लिया। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। मतलब दुर्ग कहाँ पे बना था, कच्ची ईंटों के चबूतरे पे बना हुआ था। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जैसे मैंने अभी बताया, जिसका अर्थ था कि इसे निचले शहर से अलग किया जाए, ठीक है। दुर्ग को ऊंचाई पे बनाया गया था, निचले शहर को नीचे बनाया गया था, और इसको दीवार से घेरा गया था ताकि ये दोनों अलग हो पाएँ, निचला शहर और दुर्ग, ठीक है। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था, लेकिन निचले शहर को भी हमने क्या किया था, दीवार से घेरा था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। निचले शहर में भी कुछ ऐसे भवन थे जिन्हें ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था, ठीक है। पहले बस्ती का नियोजन किया गया था, उसके अनुसार क्रियान्वयन, पहले प्लानिंग की जाती थी कि हमें यहाँ पे अभी हमें यहाँ पे घर बनाना है, फिर यहाँ नाली बनानी है, फिर घर बनाना है ताकि इसका पानी निकल सके। पहले घर बनाने से पहले प्लानिंग की जाती थी, उसके बाद उसका क्रियान्वयन किया जाता था, मतलब उसके बाद उसे बनाना स्टार्ट किया जाता था, ठीक है। यहाँ पे हम आगे पढ़ लेते हैं, इसको एक बार पढ़ के बता देती हूँ। हड़प्पा सभ्यता की दुर्दशा। हड़प्पा सभ्यता कैसे उसका पतन हुआ, एक यहाँ पे शॉर्ट में पहले ही उन्होंने डाल दिया है, वैसे से लास्ट में होना चाहिए था। हालांकि हड़प्पा सबसे पहला खोजा गया स्थल था, आपको पता है। इसे ईंटें चुराने वालों ने बुरी तरह नष्ट किया। इसको जब बाद में हड़प्पा सभ्यता का पतन भी हो गया, इसकी खोज से पहले ही इसे बहुत ज़्यादा नष्ट कर दिया गया था। 1875 में ही भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातात्विक का जनक भी कहा जाता है, ने लिखा, प्राचीन स्थल से ले जाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच की रेल पटरी के लिए ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त थी। मतलब इतनी ज़्यादा ईंटें यहाँ से चुराई गई, कंस्ट्रक्शन वालों ने चुराई हड़प्पा सभ्यता से, कि लाहौर से मुल्तान तक 100 मील की दूरी तक ईंटों से क्या पटरियाँ बिछाई जा सकती थी, ठीक है। ये यहाँ पे बताया गया है। बट अभी हम दुर्ग और निचले शहर की बात कर रहे थे, यहाँ तक दुर्ग और निचले शहर की हमने बात कर ली। यहाँ से पूरा यहाँ तक ख़त्म हुआ कि शहर कैसा था वो आपने जान लिया, कि शहर को दुर्ग में बांटा गया था और
निचले शहर में बांटा गया था। ठीक है, दुर्ग कैसा था, ऊंचाई पे बना हुआ था। निचला शहर कैसा था, नीचे बना हुआ था। इसे भी दीवार से घेरा गया था, इसे भी दीवार से घेरा गया था। इसमें थोड़े शाही लोग रहते थे, लेकिन इसमें थोड़ा आम लोग रहते थे। ठीक है, ये याद रखना है, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। अब हम नालों का निर्माण पढ़ेंगे इसमें, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरा का पूरा ही लिखना है। ठीक है, यहाँ पे नालों का निर्माण। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति द्वारा बनाया गया था। मैंने ग्रिड पद्धति के बारे में आपको पहले ही बताया था कि समकोण पर काटना। तो जो नालों का निर्माण किया गया था ना मोहनजोदड़ो में, वो ग्रिड पद्धति के द्वारा ही किया गया था। मतलब सड़कों और नालियों को इस तरह बनाया गया था ताकि एक दूसरे को समकोण पे काटें, जिससे पानी का निकास आसानी से हो सके। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों और गलियों को बनाया गया था, उसके बाद अगल बगल के आवासों का निर्माण किया गया था। ठीक है, कैसे इन्होंने प्लानिंग के साथ किया काम को। पहले इन्होंने क्या, नालियाँ बनाई, नालियों के बाद फिर इन्होंने गली बनाई, गली के बाद फिर उन्होंने घर बनाए। और आज क्या होता है, पहले घर बन जाते हैं, बाद में नाली, बाद में गली बनती है। ठीक है, उसकी वजह से ही पूरे गली में पानी भरा रहता है हमेशा। ऐसा नहीं किया इन्होंने बहुत प्लानिंग के साथ काम किया। पहले नालियों को बनाया, फिर गलियों को बनाया, उसके बाद अगल बगल आवास बने। और इनके जो आवास होते थे वो भी अच्छे खासे एक तरह से ही जैसे बनते थे वैसे ही बनते थे। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नाली से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार को गली से सटा होना आवश्यक है। मतलब अगर किसी घर का गंदा पानी गली में भेजना है तो इस जो सामने वाली दीवार है घर की, इसको किससे जोड़ना पड़ेगा, नाली से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यही बात इसमें बोली जा रही है। यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट है ये नालों का निर्माण। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, ग्रिड पद्धति द्वारा बनाई गई थी, ग्रिड पद्धति से बनी है ये। उसके बाद आपको याद रखना है, उसके पहले क्या करते थे ये लोग, नालियाँ बनाते थे, गलियाँ बनाते थे, उसके बाद आवास बनाते थे। गंदा पानी निकालने के लिए दीवार को गली से सटा होना ज़रूरी था। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, दुर्ग के बारे में इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे अभी बताया है। हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में से एक छोटा, ऊंचा पश्चिमी तथा बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग पर इस नियोजन में विविधताएं भी थीं। दुर्ग कहाँ पे था, ये इन्होंने यहाँ से यहाँ तक दुर्ग के बारे में बताया कि दुर्ग कैसा था। दुर्ग एक तो छोटा था, दूसरा पश्चिमी भाग में बना हुआ था, पश्चिमी ओर बना हुआ था। तीसरा इन्होंने क्या, निचला और पूर्वी भाग बड़ा था। ये कहाँ पे था, ये पश्चिम में था, दुर्ग पश्चिम में था। और जो निचला शहर था वो कहाँ है, पूर्व में था। ठीक है, निचला शहर पूर्व में था। धौलावीरा तथा लोथल जो कि गुजरात में है, जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी। ठीक है, धौलावीरा और लोथल जैसी बस्ती किलेबंद थी, लेकिन लोथल में दुर्ग को दीवार से तो घेरा तो नहीं था, पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। अभी हमने ऊपर बात किया कि दुर्ग को हमेशा क्या, दीवार से घेरा गया था, लेकिन लोथल में ऐसा नहीं था। लोथल में दुर्ग को ऊंचे पे तो बनाया गया था, लेकिन दीवार से नहीं घेरा गया था। ठीक है, तो ये था यहाँ पे दुर्ग के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा टॉपिक है, हाँ, गृह स्थापत्य। ये भी इसमें आता है, गृह स्थापत्य मोहनजोदाड़ो का। अब हम गृह स्थापत्य देखेंगे कि घर का उनका क्या था सिस्टम, घर कैसे बने हुए थे। मोहनजोदाड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। मतलब जो निचला शहर था वहाँ सबसे ज़्यादा घर बने हुए थे, वहाँ सबसे ज़्यादा भवन बने हुए थे। इसमें कई एक आंगन पर केंद्रित थे। मतलब जो घर थे उनमें सबसे ज़्यादा केंद्र में क्या होता था, आंगन होता था, जिसके चारों ओर कमरे बने होते। आंगन के चारों ओर कैसे, ऐसे कमरे बने हुए होते थे। ठीक है, आंगन को खाना पकाने, कताई करने जैसी गतिविधियों का खास केंद्र। जो आंगन को किस लिए यूज़ करते थे, कताई के लिए। मतलब कोई जैसे
कोई शिल्पकारी का काम करने के लिए, गर्म और शुष्क मौसम में, या खाना पकाने के लिए, जैसे अभी भी करते हैं ना, आंगन बहुत बड़ा हॉल सा होता है, वहाँ सारा हम काम कर लेते हैं हर एक मौसम में, तो वही काम करते थे ये लोग। यहाँ एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिए जाने वाला महत्व था। यहाँ पे लोग प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे, एकांतता को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियाँ नहीं हैं, मतलब जैसे हमारे गेट में हम अगर किसी का 2 मंजिल घर था यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पहली मंजिल का था वहाँ पे कोई भी खिड़की नहीं होती थी, क्योंकि ये कोई सामने कोई बाहर वाला पर्सन जो नीचे चल रहा हो गली में, वो सामने ना देख सके। ऊपर वाले को देखना है तो वो देख सकता है। तो इतनी ये प्राइवेसी रखते थे कि इन्होंने जो भूमि तल से जो नीचे से दीवार लगती थी एक, वहाँ पे इन्होंने खिड़कियाँ ही नहीं रखी, ठीक है। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग तथा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था। जो द्वार था, बाहर का जो गेट होता था किसी भी घर का, उससे सीधे तुम आंगन को नहीं देख सकते। इन्होंने घर को ही ऐसे बनाया था कि बाहर वाले गेट से आप सीधे आंगन को देख ही नहीं सकते, ठीक है। बाहर वाले गेट से सिर्फ आपको एक दीवार दिखेगी, ठीक है। सीधे आप देखोगे तो आपको दीवार दिखेगी, कहीं और से घूम के जाना होता था रास्ते वाला, जो आंगन यहाँ पे आंगन में पहुँचते थे। डायरेक्ट गेट से बाहर से आप आंगन को नहीं देख सकते थे बिकॉज ऑफ प्राइवेसी, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग पर आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना स्नानागार होता था। इनका अपना एक स्नानागार, नहाने का ऐसा बड़ा सा, जैसे आज के टाइम पे स्विमिंग पूल नहीं होता, वैसे इनका बड़ा सा अपने घर पे नहाने का ही स्नानागार अलग अलग होता था, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी होती थी। स्नानागार की जो नालियां थी वो सड़क की नालियों से जुड़ी हुई होती थी ताकि गंदा पानी निकल सके। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष भी मिले हैं। कुछ जगह पे यहाँ पे मोहनजोदाड़ो में जो घर मिले हैं वहाँ में सीढ़ियाँ भी मिलती हैं। इससे क्या हमें पता चलता है कि एक से ज़्यादा मंजिल के यहाँ पे घर भी होते होंगे, ठीक है। कई अवशेषों में कुएं थे। अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसे बाहर से आया जा सकता था और जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। विद्वानों के अनुसार यहाँ की मोहनजोदाड़ो में कुओं की कुल संख्या 700 थी। मतलब कुल कुओं की यहाँ पे जो संख्या, यहाँ पे मोहनजोदाड़ो में जो कुल कुओं की संख्या देखी गई है वो कितनी थी, 700 बताई गई है विद्वानों के हिसाब से या पुरातत्वविदों के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे इस लाइन का क्या मतलब था, यहाँ पे एक जो जैसे ये घर बना है, यहाँ पे एक जो बाहर की साइड एक ऐसा रूम बनाया जाता था जिसमें कुआं होता था। उस कुआं का यूज़ कौन करता था, बाहर से आने वाले लोग, उनके लिए स्पेशली बना देते थे बाहर ही एक कमरा और एक उसमें कुआं, ताकि किसी को अंदर जाना ना पड़े, वो बाहर से ही जिसको पानी पीना है वो पी सकता है, ठीक है। ऐसा था यहाँ पे गृह स्थापत्य। आई होप आप समझ गए। इसमें अब इम्पोर्टेंट क्या है, वो क्या क्या याद रखना है वो मैं बताती हूँ। निचला शहर मोहनजोदाड़ो में था, ये याद रखना है। वहाँ पे एक आंगन था, आंगन केंद्रित था, खाना पकाने के लिए, कताई के लिए आंगन का यूज़ किया जाता था, ये याद रखना है। गर्म और शुष्क मौसम में, ये याद रखना है। यहाँ खिड़की नहीं होती थी, आंगन का सीधे अवलोकन नहीं होता था। ईंटों के फर्श से बना एक स्नानागार भी होता था, ये यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। कुओं की संख्या याद रखनी है। एक से अधिक मंजिल के घर थे इसलिए हमें सीढ़ियाँ पाई गई हैं, ठीक है। नालियों की दीवार कैसी थी, सड़कों से उनको जोड़ा गया था, ये आपको यहाँ पे इतना आपको लिखना है, याद करना है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आंसर राइटिंग करेंगे तो भी आप इन सारे पॉइंट्स को मेंशन करेंगे याद करके, ठीक है, फिर आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। अब हम दुर्ग वाले टॉपिक पे आ गए हैं। दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया था कि ये पश्चिमी ओर था, जबकि जो निचला शहर था वो पूर्वी ओर था और इसका आकार छोटा था, जबकि जो निचला शहर था उसका आकार बड़ा था। अब हम इसमें 2 चीज़ों के बारे में और पढ़ेंगे, एक है माल गोदाम और दूसरा है स्नानागार। इन 2 चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे कि ये भी दुर्ग में थी और किस प्रकार थी, ठीक है। तो ये दुर्ग का चित्र दे रखा है हम लोगों को, और ये देखो इसको चारों ओर से दीवार से घेरा गया था। ये इसमें है माल गोदाम
और ये है विशाल स्नानागार। स्नानागार क्या होता है, जैसे आज के टाइम में मान लेते हैं स्विमिंग पूल टाइप का, ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता में था। ठीक है, इसका यूज़ कब होता था, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए इसका उपयोग होता था। बाकी हम इसमें अच्छे से पढ़ेंगे। दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। इनमें एक मालगोदाम एक ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी से बने थे बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे और विशाल स्नानागार सम्मिलित है। जो विशाल मालगोदाम है उसका जो ऊंटों से बना हुआ था वो बाकी कहीं ना कहीं बच गया है। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, इसमें एक मालगोदाम एक ऐसी विशाल संरचना है, कैसी विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं, जो बाकी जो बचे हुए हैं वो निचले हिस्से हैं, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी से बने हुए थे बहुत पहले ही नष्ट हो गए। ठीक है, अब हम स्नानागार के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है। ये MCQ में पूछा जाता है, जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी ओर से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। जैसे ये विशाल स्नानागार दिख रहा है आपको, सबसे पहले तो ये आयताकार है। ठीक है, आयताकार है, ये आंगन में बना हुआ है ये, और सबसे इम्पोर्टेंट चारों ओर से इसके गलियारों से ये घिरा हुआ है। ठीक है, जलाशय के तल तक जाने के लिए उत्तरी और दक्षिणी दोनों, जैसे स्विमिंग पूल में सीढ़ियाँ बनी होती है ना दो रास्तों से, वैसे ही सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियाँ बनी थीं। जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमाकर तथा जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया था। किससे? जलाशय के जो किनारे थे, इसके जो किनारे थे उसमें उसको जलबद्ध करने के लिए, उसमें पानी जो बाहर ना निकले पानी, ठीक है, इसके लिए जिप्सम का प्रयोग किया गया था। ईंटों को जमाकर जिप्सम का यूज़ किया गया था जलाशय को बनाने के लिए, स्नानागार को बनाने के लिए। ठीक है, इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे, तीनों ओर इसके कक्ष बने हुए हैं, जिसमें एक बड़ा कुआं है। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर अपेक्षाकृत छोटी संरचना है। इसके उत्तर में एक गली है जहाँ पे एक छोटी संरचना बनी हुई है। ठीक है, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी जिसमें 8 स्नानागार बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार बने थे। प्रत्येक स्नानागार से नालियां गलियारों के साथ साथ बने एक नाले से मिलती थीं। यहाँ पे ये जो गलियारा, एक सेकंड में यहाँ पे जूम करके दिखाती हूँ। इस गलियारे की बात करें, यहाँ पे जो है 8 कमरे बने हुए थे इस गलियारे में, और बीच में ये था आयताकार स्नानागार। यहाँ पे इस लाइन में यही बोल रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका प्रयोग किसी प्रकार के विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। ठीक है, विशेष अनुष्ठानिक स्नान मतलब जैसे कोई रीति रिवाज हो गया किसी टाइम पे, जैसे हिंदू त्योहारों में भी होता है, कोई अनुष्ठान होता है, सभी लोग मिलकर करते हैं स्नान, उसी टाइप से इसका भी शायद यूज़ किया जाता हो, इस बात को यहाँ पे बोला गया है। अब आगे देखते हैं हम। आगे नया टॉपिक स्टार्ट होता है, एक सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें ये पढ़ने को कहा है कि क्या हड़प्पा सभ्यता में आप ये देख सकते हैं कि जो लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति अलग अलग थी या उन सबकी स्थिति सेम थी। मतलब कोई अमीर था, कोई गरीब था, ये लोग अमीर ही थे, सारे लोग अमीर थे, ये सारे लोग गरीब थे, या दोनों सबकी स्थिति एक जैसी थी, सबकी स्थिति एक जैसी थी, ये बस पता लगाना है आपको। ये कैसे पता लगाओगे? ठीक है, इसके लिए सामाजिक भिन्नता का अवलोकन करना ज़रूरी है। मतलब लोगों में, अगर लोगों में सामाजिक भिन्नता आप देख लोगे कि एक ये पर्सन है, एक ये पर्सन है, इसके पास क्या क्या है, इसके पास क्या क्या है, अगर इस पर्सन के पास इससे बहुत कुछ ज़्यादा है तो हम देखते हैं हाँ ये अमीर होगा और ये कुछ निम्न वर्ग का या गरीब होगा। ठीक है, उसके पास इतना संसाधन नहीं होंगे जितने
ए पर्सन के पास हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम सामाजिक अवलोकन करते हैं, उनकी स्थिति को जानने के बाद हम ये पता लगाते हैं कि क्या उनकी स्थिति एक जैसी थी या अलग अलग थी, ठीक है। सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। पहला जो टॉपिक है स्वाधान। स्वाधान क्या होता है? पुरातत्विक ये जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं थीं। हमें ये जानना है क्या हड़प्पा सभ्यता में जो लोग रहते थे उनकी सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं थी या नहीं थी, क्या वो सब एक जैसे थे या उनमें कुछ अलग भी था। सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते हैं। इनकी सामाजिक और आर्थिक भिन्नता को पता लगाने के लिए हमने बहुत सारी विधियों का प्रयोग किया है। इन्हीं विधियों में से एक है समाधान। उसमें से हमने समाधान को लिया है कि समाधान के माध्यम से देखते हैं कि इनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति एक जैसी थी या अलग अलग थी। मिस्र के विशाल पिरामिडों, जिसमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, से परिचित हैं। इनमें से कई पिरामिड राजकीय स्वाधान थे जहां बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। हड़प्पा स्थलों में मिले समाधान में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। देखो, मिस्र की सभ्यता के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा, वहाँ पे बड़े बड़े पिरामिड होते हैं। उन पिरामिड के अंदर ही जो लोगों को दफनाया जाता था मिस्र में, और उनके साथ बहुत सारी चीज़ों को भी रखा जाता था जो वो ऐसा बिलीव किया जाता था कि वो लोग मरने के बाद उन चीज़ों का यूज़ करेंगे जो उनके साथ दफनाई जाती थी। फॉर एग्जांपल, एक ए पर्सन है, वो जिंदा रह के जिन जिन चीज़ों का यूज़ करता है, जब वो उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसके साथ वो चीज़ें भी दफना दी जाएंगी, ऐसा विश्वास करके कि शायद मरने के बाद भी इसको इन चीज़ों का उपयोग हो, ठीक है। कुछ इसी प्रकार से हमने हड़प्पा सभ्यता में भी जानने की कोशिश की, क्या विशाल पिरामिड की तरह जैसे जो मिस्र में थे, यहाँ पे जो गर्त हैं, क्योंकि हड़प्पा के लोग तो पिरामिड में नहीं दफनाए गए थे, हड़प्पा के लोग किस में दफनाते थे? अपने मृतकों को गर्तों में दफनाते थे। तो हमने उनको जाके देखा कि क्या ऐसा है कि हड़प्पा के लोग भी बहुमूल्य वस्तुओं को दफना रहे हैं मृतकों के साथ। कभी कभी शवदान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। अब हम ये देख सकते हैं कि जो लोगों को दफनाया गया है, जिन गर्तों में दफनाया गया है, उनमें भी भिन्नता थी। किसी की बहुत अच्छे से थी, किसी की नॉर्मली थी। उसको हम आगे पढ़ते हैं। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों से चिनाई की गई थी। अब ईंटों से चिनाई कोई जभी तो करवा सकता है उसको, जहाँ किसी इंसान को दफनाया गया है तो उसके परिजन जो होंगे वो उस अच्छे से चिनाई विनाई जभी तो करवा सकते हैं जब उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी, ठीक है। सतहों पर ईंटों से चिनाई की गई थी। क्या ये विविधताएं सामाजिक भिन्नताओं की ओर संकेत करती हैं या कहना कठिन है। एक कब्र जिसको नॉर्मल तरीके से ऐसे बना दिया है, एक कब्र जिसे बहुत अच्छे से बनाया है, क्या ये दोनों ही सामाजिक भिन्नता को दिखा सकती हैं? ये भी हम आगे जानने का कोशिश करते हैं। कुछ कब्रों में मृद भांड और आभूषण मिले हैं। मृद भांड मतलब बर्तन, आभूषण मतलब ज्वेलरी, जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार उन वस्तुओं का मृत्यु उपरांत प्रयोग किया जा सकता है। कुछ जो हड़प्पा सभ्यता में मृतक की गर्तें मिली हैं, उनमें कुछ वस्तुएं भी मिली हैं जो ये हमें बार बार याद दिलाती हैं मिस्र की सभ्यता से कि शायद मृत्यु उपरांत मतलब मृत्यु के बाद इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता होगा। वो लोग विश्वास करते होंगे ऐसा कि मृत्यु के बाद इन लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत हो। पुरुष और महिला दोनों के स्वाधानों में आभूषण मिले हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, दोनों की जो गर्त हैं उनसे हमें आभूषण मिले हैं स्वाधानों से। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में से एक खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्ले, जैस्पर के मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों के आभूषण मिले हैं, ठीक है। 1980 में जब एक खुदाई की गई, एक गर्त की, एक स्वाधान की खुदाई की गई, तो क्या क्या मिला हड़प्पा के कब्रिस्तान से? एक खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्ले मिले, जैस्पर एक प्रकार का रत्न, जो जैसे डायमंड एक रत्न होता है वैसे ही जैस्पर होता है, जैस्पर और 3 छल्ले मिले थे हड़प्पा के कब्रिस्तान से। जैस्पर के मनके तथा सैकड़ों संख्या में सूक्ष्म मनके। मनके क्या होता है? छोटी छोटी मालाएं, छोटे छोटे मोतियों की, बहुत छोटे छोटे मोतियों की मालाएं। ये भी हम आगे देखेंगे। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पण के साथ दफनाया गया था। ये रहा तांबे का दर्पण, कुछ ऐसा इसका फोटो भी है, एक तांबे का दर्पण। कुछ
मृतकों को तांबे के दर्पण के साथ भी दफनाया गया था, परंतु कुल मिलाकर बहुत ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुओं को दफनाने में विश्वास नहीं था। हमने बाद में रिसर्च की तो इतना ज़्यादा हम ऐसा अनुमान नहीं लगा पाए, हमें ऐसी कोई इतना पुख्ता सबूत नहीं मिला कि ये इस बात को बिल्कुल पक्का मान लें कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मिस्र की सभ्यता में जैसे वो लोग बहुमूल्य वस्तुएं दफनाते थे मृतकों के साथ, हड़प्पा के लोग भी ऐसे दफनाते होंगे। हड़प्पा के लोग कम विश्वास करते थे इन चीज़ों में कि मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनानी चाहिए, ठीक है। बहुत कम हमें ऐसे मिले हैं, जैसे किसी के कब्र में से अब अगर तांबा मिल रहा है और किसी के कब्र में से जैस्पर जैसी चीज़ मिल रही है, तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि तांबा एक इतना इम्पॉर्टेंट या इतना महंगा नहीं होगा जितना कि एक जैस्पर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम थोड़ी सी सामाजिक भिन्नता का भी अवलोकन कर सकते हैं, मतलब पता लगा सकते हैं। आगे फिर हमें यही कि आर्थिक समानता थी या नहीं थी, इसको जानने के लिए इन्होंने एक और टॉपिक दिया है 4.2 विलासिता की वस्तुओं की खोज। विलासिता मतलब जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं उनकी वस्तुओं की खोज। अब इन्होंने दूसरा पता लगाने के लिए, आर्थिक स्थिति पता लगाने के लिए, सामाजिक स्थिति पता लगाने के लिए दूसरे इन्होंने क्या चीज़ अपनाई है, कौन सा तरीका अपनाया है, इन्होंने ये देखा है जो लोग यूज़ करते थे, जो लोग डेली का सामान यूज़ करते थे वो किस टाइप का था, ठीक है, उसका पता लग जाएगा अपने आप। तो शायद उनका सामाजिक और आर्थिक अवलोकन भी हमें पता चल जाए। सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि ऐसी पुरावस्तुओं का अध्ययन है जिन्हें पुरातात्विक मोटे तौर पर उपयोग तथा विलासिता की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। एक होती है उपयोग की वस्तु और एक होती है विलास की वस्तुएं। उपयोग की वस्तुएं में क्या क्या आ जाता है, डेली की यूज़ करने वाली चीज़ें। विलासिता की वस्तुओं में वो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, ठीक है। पहले वर्ग में रोज़मर्रा के उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी से जैसे सामान्य पदार्थ से आसानी से बनाया जाता है, जिनमें चक्कियाँ, मृदभांड, सुइयाँ, झावा आदि शामिल हैं। हमने पहले डेली की चीज़ें देखी जो कि बहुत किस पदार्थ से बनाई जा रही है, मिट्टी और पत्थर जैसे सामान्य पदार्थ से बनाई जा रही हैं, जैसे चक्की हो गई, मृदभांड बर्तन हो गए, सुइयाँ हो गई, झावा हो गए। ये चीज़ें जो हैं ये मिट्टी और बर्तन, मिट्टी जो हो गया और पत्थर जो हो गया उनसे बनाई जा रही हैं, जो कि नॉर्मल वस्तुएं हैं, डेली यूज़ हैं, ठीक है। ये वस्तु सामान्य रूप से सभी बस्तियों में पाई गई हैं, चाहे वो हड़प्पा सभ्यता की कोई भी वस्तु हो, सब में पाई गई है रोज़ की यूज़ करने वाली चीज़ें, ठीक है। पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हो अथवा महंगी हो, स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बनी हो। इस प्रकार फ्रेंस घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ। फ्रेंस किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है। फ्रेंस का क्या मतलब होता है, घिसी हुई रेत। एक पत्थर होता है, उसे घिसना होता है और उसमें रंग मिलाया जाता है, बालू मिलाया जाता है, फिर उसको ऐसे चिपचिपा बना देते हैं, क्ले की तरह बना देते हैं। उसका मिश्रण बना के, मतलब उसको मिक्स करके किसी सांचे में डालकर कुछ भी चीज़ बना देना। जैसे एक फ्रेंस से ये बना है, एक फ्रेंस मिट्टी है, उसी में इसको किसी सांचे में इसको डाल दिया है, फिर ये ऐसे बन गया है, ठीक है। फ्रेंस से बना एक पात्र, ये एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। संभवतः कीमती माने जाते थे। फ्रेंस से बनी हुई जो चीज़ें थी उन सबको कीमती माना जाता था क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था और ये महंगा भी था, ठीक है। स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब हमें रोज़मर्रा के उपयोग की वस्तुएं जैसे तकलियाँ जो फ्रेंस जैसे दुर्लभ पदार्थ से बनी मिलती हैं। क्या हम इसका वर्गीकरण उपयोग या फिर विलासिता की वस्तु के रूप में करें? अब देखो, जैसे कि विलासिता की वस्तु का उपयोग कौन कर सकता है, वो व्यक्ति विलासिता की वस्तु का उपयोग कर सकता है जो अमीर हो, और रोज़मर्रा की वस्तुएं कौन उपयोग कर सकता है, हर व्यक्ति कर सकता है, ठीक है। तो इससे भी हम किसका निकाल सकते हैं कि सामाजिक स्थिति वहाँ पे लोगों की क्या थी और आर्थिक स्थिति लोगों की क्या थी, उनके पास पैसा था सफिशिएंट या नहीं था, ये हम यहाँ से पता लगा सकते हैं। बट इसमें एक जटिल प्रक्रिया कब आ जाती है, जब जैसे तकलियाँ, ये तकलियाँ मतलब पेड़ वेड़ को काटने वाली चीज़,
जब ये जो रोज़मर्रा की चीज़ हो गई तकलियाँ, तो जो फ्रांस से बनी हुई जब हमें दिख जाती हैं तब शायद हमें इसका वर्गीकरण करना मुश्किल हो जाता है कि इसका उपयोग कौन करता था और ये इतनी महंगी वस्तु से, महंगे पदार्थ से क्यों बनी थी। ठीक है, महंगे पदार्थ से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी वस्तुओं पर केंद्रित है। मतलब जो महंगी वस्तुओं, फ्रांस से बनी हुई चीज़ें हो गई या जो महंगी वस्तुएं हो गई, वो सिर्फ हमें बड़े बड़ी साइट से मिली है हड़प्पा सभ्यता की। जैसे मोहनजोदड़ो एक बहुत बड़ा केंद्र है। छोटी वस्तुओं में ये विरले ही मिलती हैं, मतलब छोटी वस्तुओं में हमें महंगी चीज़ें नहीं पाई गई। ठीक है, उदाहरण के लिए फ्रांस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्र के रूप में प्रयुक्त होते थे। लघु, जैसे फ्रांस से बना एक लघु पात्र जिसका यूज़ शायद सुगंधित द्रव्य, एक परफ्यूम टाइप के बॉटल के रूप में किया जाता था, वो हमें कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। ये नॉर्मल साइट से नहीं, दूसरी जगह से, छोटी छोटी जो हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां हैं वहाँ से नहीं मिला, जबकि एक अच्छी जगह से मिला है जो बहुत ही बड़ी बस्ती है, बहुत ही अच्छी बस्ती है, जहाँ से हमें देखते हैं हम बड़े बड़े मकान मिले हैं, जहाँ पे बड़ी बड़ी चीज़ें मिली हैं, जहाँ पे मन के बनाने का काम जहाँ पे हो रहा है वहाँ से मिली हैं हमें। ठीक है, कालीबंगन जैसी छोटी बस्तियों से बिल्कुल नहीं। कालीबंगन जैसी एक छोटी बस्ती, जो कि कालीबंगन बहुत छोटी बस्ती है, हड़प्पा सभ्यता वहाँ से नहीं मिली। जो बड़ी बड़ी बस्तियाँ हैं, जैसे हड़प्पा एक बड़ी बस्ती है, मोहनजोदाड़ो एक बड़ी बस्ती है, तो वहाँ से हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिली, फ्रांस से बनी हुई चीज़ें। ठीक है, सोना भी दुर्लभ तथा संभवतः आज की तरह कीमती था। हड़प्पा स्थलों से मिली सभी स्वर्ण भूषण संचयों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो स्वर्ण आभूषण थे जितने भी, जैसे सोनों से बनी हुई कोई भी चीज़ हो गई, तो वो हमें संचय से प्राप्त होते हैं। संचय मतलब कोई भी जो लोग हैं वो, जैसे हम आज भी चीज़ों को संचय करके रखते हैं, आगे के लिए हमारे काम आएंगी, हम इकट्ठी करके रखते हैं, उसको छुपा के रखते हैं एक जगह। तो ऐसी ही जगह से हमें आभूषण भी संचय वाली जगह से ही हमें मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में। तो ये था हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदाड़ो वाला टॉपिक, उसको हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको 2 पार्ट में कर लेंगे। एक पार्ट में हमने यहाँ तक कर दिया कवर, दूसरे पार्ट में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसको पूरा चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए।